Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Hiba Ijaz and welcome to lecture number 13. Today we'll start our chapter number 3, that is Central Processing Unit. Okay? CPU आप लोग पहले इसका मैंने brief सा introduction दिया हुआ है chapter number 1 में कि what is CPU. आज हम लोग पढ़ेंगे कि inside CPU कि CPU के अंदर क्या है उसको in detail में देखेंगे. ओके सबसे पहले हमने देखना है कि सीपीयू इटसेल्फ क्या होता है. ओके सीपीयू इटसेल्फ होता क्या है, हम दोबारा इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि आप लोग के अपने घरों में भी कंप्यूटर्स होंगे, आप लोगों ने लैब में भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए हुए होंगे, यूज़ किए हुए होंगे. तो आप लोगों को ये बात पता है कि कंप्यूटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है, इस बात की ताकत होती है कि वो बहुत ज़्यादा डाटा को बहुत स्पीडीली प्रोसेस कर लेता है. ठीक है, कंप्यूटर को जितना मर्जी बड़ा नंबर देते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, वो कंप्यूटर आप पे उस पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको दे देगा और बहुत हाई स्पीड में दे देगा. ठीक, तो वो क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को इतना ज़्यादा पावर दे रही है, वो क्या वजह है जिस वजह से कंप्यूटर इतनी स्पीडीली हमें काम करके दे देता है, इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स बनाता है. तो जो मेन थिंग है कंप्यूटर की पावर के पीछे वो है सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. ठीक, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. ओके और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. और ये वो मेन पार्ट है कंप्यूटर का जिसकी वजह से कंप्यूटर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है विद कोई भी इंटरप्शन के बगैर. ठीक है, अनइंटरप्टेडली ये आपको लिए हर बहुत देर आवर्स डेज काम कर सकता है. ठीक है, तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको सीपीयू भी कहा जाता है और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. ठीक, अब इस सीपीयू के अंदर वो सारी सर्किटरी होती है. ठीक है, वो सारा सर्किट बना हुआ होता है जो कि आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप जो कंप्यूटर को देते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाता है. ठीक है, बाय इंस्ट्रक्शंस अगर हमारा कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अब हम वही ले लेते हैं प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड कराने के लिए. ठीक है, हमने a प्लस बी करवाना है, तो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि a प्लस बी हमारे लिए परफॉर्म करवा दो. तो a प्लस बी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको रन करना है. हमने ये इस इंस्ट्रक्शन में जो काम दिया हुआ है वो परफॉर्म करना है. तो हमारे सीपीयू के अंदर वो सारी का सारा सर्किट प्रेजेंट है. अब वो क्या सर्किट है हम आगे देखेंगे, जो कि सिग्नल्स देता है. ठीक है, जो कि सिग्नल्स जनरेट करता है, किसी भी काम करने के सिग्नल्स जनरेट करता है. ओके अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन a प्लस बी की है तो a प्लस बी की एडिशन करनी है तो सीपीयू हमारे पास उसके अंदर मौजूद जो सर्किटरी होगी वो सिग्नल जनरेट करेगी कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया जाए, इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर दिया जाए. अब कंट्रोल सिग्नल्स के लिए क्या सर्किटरी है ये भी हम आगे देखेंगे. ओके इस बात की समझ, इस सेंटेंस की समझ आपको आगे आएगी. अब सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक, सीपीयू तो हमने पढ़ लिया कि एक सीपीयू होता है, इसके अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि सारा काम करवा रहे हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज ALU, देन हमने देखना है कंट्रोल यूनिट क्या होता है, देन देखना है रजिस्टर्स क्या है, कैशे मेमोरी क्या है एंड इंटरनल बसेस क्या हैं. ये 5 कंपोनेंट्स आज हमने स्टडी करने हैं. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ALU से. ओके ये सारे के सारे हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स हैं, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. हमारा टॉपिक ही हम जो पढ़ रहे हैं आज वो है इनसाइड सीपीयू. ओके हमने क्या देखना है, ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. A stands for arithmetic, L stands for logic and U stands for unit. ठीक है, arithmetic, logic, unit.
अब जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, अरिथमेटिक हमारे पास क्या होता है? आप लोग की एडिशन, आपकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, या मॉड्यूलस फाइंड करना, ये सारे के सारे जो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और वो ऑपरेशंस जो कि कंपैरिजन के काम आते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो आपके कंपैरिजन के काम आते हैं ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका काम होगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ओके, अब जो हमारी एक्चुअल प्रोसेसिंग है ना, ठीक है, जैसे कि हमने कहना था कि a प्लस बी, एक हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी a प्लस बी के हमें इस पे काम कर दो। हमने कहा कि सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा, लेकिन एग्जैक्टली एडिशन किस पार्ट में हो रही है? वो हो रही है ALU में, ठीक है। एग्जैक्टली जो एग्जीक्यूशन, जहाँ पे हमारी एग्जैक्टली जो प्रोसेसिंग जो काम हो रहा होता है वो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर काम हो रहा होता है। ये सीपीयू का वो पार्ट है जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशन ये काम होंगे, ठीक है। सीपीयू के पास ये कैपेबिलिटी है कि ALU के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सके और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सके, और इसके अलावा डाटा मैनिपुलेशन करवा सकता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, ठीक है, शिफ्ट करना हो। जैसे हमारे पास अगर डाटा पड़ा हुआ है 0 1 0, तो डाटा को हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट दे दें, ठीक है, यहाँ वाली स्पेस खाली हो जाए और हमारा डाटा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, या फिर हमने बैक शिफ्ट देनी हो डाटा के अंदर तो वो मैनिपुलेशन होता है। ओके, या फिर हमने कंपैरिजन कराना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमने देखना है कि ये हमने देख लिया कि ALU करता क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डाटा मैनिपुलेशन करवाता है। ये मेन कंपोनेंट है जहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन एक्चुअली परफॉर्म हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि ALU ये काम करता कैसे है, ठीक है। हमने अब 2 नंबर की एडिशन करवानी है। आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है 30 and 45 की, मैं आपको तो देती हूँ 3 and 4 की। हमने एक इंस्ट्रक्शन है 3 + 4 ये काम करवाना है ALU से। अब ये होगा कैसे? जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली वो हम आगे देखेंगे, अभी हम खाली देखेंगे कि ALU वर्क कैसे करता है। हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, एक है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, दूसरा है डाटा रजिस्टर। हमारा फर्स्ट नंबर स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, ओके, एंड दूसरा नंबर हमारा स्टोर हो जाता है डाटा रजिस्टर के अंदर। हमारा फर्स्ट नंबर 3 था, दूसरा नंबर 4 था, ये इसके अंदर हमारे स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कंट्रोल इनपुट। एक जिस तरह ALU एक CPU का कंपोनेंट है, इसी तरह एक और कंपोनेंट है CPU का कंट्रोल यूनिट। उसका काम होता है सारी की सारी डायरेक्शंस देना, कमांड्स देना CPU को कि उसने क्या काम करना है, ठीक है, या फिर किसी भी कंपोनेंट को कमांड देना, ऑर्डर देना, इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। ये एक तरह से हेड है कि हर किसी को ये कमांड दे रहा है कि अच्छा ये काम करो, अब ये काम करो, सारा का सारा कंट्रोल इसने किया है, हर चीज़ का बताता ही है कि अच्छा अब तुमने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस CPU का कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, ये हमारे कमांड देगा कि 2 नंबर्स जो को ऐड करो, ठीक है, वो 2 नंबर जो कि कंट्रोल इनपुट में हमें बताएगा कि इन 2 नंबर्स को ऐड करो। एक नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, दूसरा नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है डाटा रजिस्टर के अंदर। कंट्रोल यूनिट ने ये ऑर्डर किया, उसने कंट्रोल इनपुट दी, उसने कमांड दी ALU को कि इन 2 नंबर्स को ऐड करो, ठीक है।
तो सर फिर ALU क्या करेगा, इस कमांड को जल्दी से सुन लेगा और कहेगा अच्छा मैंने 2 नंबर्स को ऐड करना है, मुझे ये ऑर्डर आया है, मैं इन 2 नंबर्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, इसने एडिशन परफॉर्म कर दी और फिर इसने क्या किया, जो इसका रिजल्ट आता है ना, ठीक है, वो इधर ALU आउटपुट इसका आ गया, रिजल्ट क्या आया इसका 7। ठीक है, 3 + 4 = 7 और उसको रिजल्ट को जाके वापस स्टोर कर देते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर 3 की वैल्यू नहीं रहेगी बल्कि 7 आ जाएगा। ओके, और 7 हमारे पास यहाँ से फिर हमारा डाटा जो है हमें मेन मेमोरी में चला जाता है, जहाँ ठीक है जो भी डाटा जिसके ऊपर हमने काम करना होता है या जिसके ऊपर हम काम कर चुके होते हैं तो वो वापस फिर मेन मेमोरी में जाता है। तो यहाँ से हमारा डाटा मेन मेमोरी में चला जाएगा। ओके, तो अब डाटा रजिस्टर का काम क्या है, डाटा को होल्ड करना। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या काम है, डाटा को भी होल्ड करना और जब वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको भी होल्ड करना। ठीक है, तो पहले इसके पास 3 की वैल्यू थी, फर्स्ट नंबर था, अब 3 नहीं रहेगा, अब इसके पास रिजल्ट रह जाएगा। ओके, तो आई होप ALU आपको समझ आ गया होगा। ALU का काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस और डाटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करना। जो भी हमारे पास काम करना होता है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ALU को पता चलता है, वो कंट्रोल इनपुट देता है, वो कमांड देता है और ALU उस कमांड को सुनते हुए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट वापस भेज देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर से हमारा रिजल्ट चला जाता है मेन मेमोरी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने आज देखना है वो है कंट्रोल यूनिट। सॉरी यहाँ पे कंट्रोल बस लिख दिया है, ये है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे कि मैंने बताया था कि उसका काम होता है कमांड देना, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म हो रही है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, वो सारा का सारा काम कंट्रोल करना, डायरेक्शंस देना, कमांड देना, ऑर्डर देना कंट्रोल यूनिट का काम है। इट डायरेक्ट्स, ठीक है, डायरेक्शंस देता है एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कोई बटन हमने प्रेस किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था एस, हमने एस का बटन प्रेस किया। अब इस इनपुट के हमने कोई इनपुट दी, तो ये इनपुट आगे CPU तक कौन लेके जाएगा, कंट्रोल यूनिट बताएगा कि अच्छा ये हमारे पास इनपुट आई है, अब इसके ऊपर क्या काम करना है। कोई आउटपुट जनरेट होएगी तो कंट्रोल यूनिट बताएगा कि अच्छा ये आउटपुट आई है, अब इसके ऊपर क्या काम करना है। जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी हमारे पास परफॉर्म हो रही है, जैसे कि ऊपर हमने ALU को कहना था कि 2 नंबर्स को ऐड करो, ठीक है, तो वो ऑर्डर किसने किया था, कंट्रोल यूनिट ने। तो जितने भी हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब रैम, रोम वगैरह, एंड इसके अलावा हार्ड डिस्क के ऊपर कोई डाटा सेव करना है और कोई भी काम होना है, किसी भी इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने कीबोर्ड का बताया, किसी मॉनिटर के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट डिवाइस, तो इन सारी की सारी कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में जो काम है वो है कंट्रोल यूनिट का, वो देता है कमांड। ठीक है, control unit controls the operation of computer system based on the instructions in the program by executing them in a proper order। जैसे कि पिछला हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर A+B लिखा हुआ था, तो कंट्रोल यूनिट अपनी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं देता बल्कि वो इंस्ट्रक्शन को देखता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है और फिर यही जो इंस्ट्रक्शन है इसी का ऑर्डर देता है कि अच्छा A और B को ऐड करवाओ। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये काम कैसे करता है, हमारे पास रजिस्टर होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके अंदर हमारे पास जो काम करना होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पीछे 2 नंबर्स को ऐड कराना था, A और B को ऐड कराना था, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ी होगी। अब ये इंस्ट्रक्शन हमारी अंडरस्टैंड नहीं होती जब तक इस इंस्ट्रक्शन को डीकोड ना किया जाए। ठीक है, मतलब कि इसको अंडरस्टैंड ना किया जाए, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, डिजिटल लैंग्वेज समझता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको सबसे पहले डीकोड किया जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और जो भी इसका आउटपुट आता है वो
फिर कंट्रोल बस क्या करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सिग्नल्स जनरेट करता है। सिग्नल्स जनरेट करने का मतलब है कि वो कहता है कि अच्छा अब वो इस काम का नोटिफिकेशन जारी कर देता है, ठीक है। जिस तरह कि हम लोग को कोई ऑर्डर आ जाता है ना कि ये ऑर्डर, अब ये ऑर्डर पहले राइट अप किया जाता है कि अच्छा ये ऑर्डर है, पहले एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देन ऑर्डर जनरेट कर दिया जाता है कि अब इस काम पे इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सिंपल एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती है, देन उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करके अंडरस्टैंड करता है कि इंस्ट्रक्शन है क्या, एंड देन जब वो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाती है, समझ में आ जाती है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंट्रोल यूनिट हमारे पास सिग्नल्स जनरेट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा बस की बात हो रही है और कंट्रोल बस की बात हो रही है, ये हम आगे देखेंगे कि डाटा बस और कंट्रोल बस है क्या। मैं बेसिक आपको एक दे देती हूँ, इसका बता देती हूँ आइडिया कि डाटा बस के अंदर होता है हमारा वो डाटा जिसके ऊपर हमने काम करना होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास या डाटा हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने बस, हमें जो नॉर्मल हमारी बसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जाती हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बसेस होती हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, किसी ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी A+B, जिसको हमने समझना था, उसको डिकोड करना था कि इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली क्या कह रही है। तो यहाँ पर एक डाटा बस है जो कि इस इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन डिकोडर तक लेकर जाएगी, ठीक है। और इसी तरह कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ऑर्डर्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने बता दिया कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, तो कंट्रोल बस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चली जाएगी और हमारे पास जनरेट हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है, ओके। नेक्स्ट जो हमने सीपीयू का कंपोनेंट आज स्टडी करना है वो है हमारे पास रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स हैं क्या, हमारे पास छोटी छोटी हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ये हमारे पास हमारा सीपीयू है, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास सीपीयू ने अपना डाटा कहीं ना कहीं सेव करना है, ओके। अब सीपीयू ने अपना डाटा कहीं सेव करना है तो उसको कोई लोकेशन चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ पे वो अपना डाटा सेव कर सके, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, छोटे छोटे डाटा के ब्लॉक होते हैं, ठीक है, हमारे पास, जिसके अंदर हम डाटा को सेव कर सकते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे सेव करते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इस डाटा को कहीं आगे भेज दिया जाता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर के किसी भी पार्ट के पास, ताकि इसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सके, ओके। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी डाटा को सेव करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो रजिस्टर होगा वो होगा डाटा रजिस्टर, DR, डाटा रजिस्टर। इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ कोई डाटा को होल्ड करना। इसके अलावा हमारे पास होता है IR रजिस्टर। इसका काम होता है किसी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, AC, ठीक है। इसका काम क्या था, हमने पहले देखा था कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर भी डाटा होल्ड करते हैं, या फिर जब प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आ जाता है तो वो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर आ जाता है। तो रजिस्टर्स बेसिकली स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनका काम होता है डाटा को टेम्परेली होल्ड करना। जैसा कि हमने देखा था कि सीपीयू ने दो नंबर्स को ऐड करना था, अब ऐड करने से पहले सीपीयू को ये ज़रूरत पड़ेगी कि वो उस डाटा को कहीं ना कहीं सेव कर दे, ठीक है। एडिशन तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ने परफॉर्म करवानी थी हमारे पास, जैसा कि हम पीछे देखते हैं। एडिशन हमारे पास यहाँ पर ALU ने परफॉर्म करवानी थी, लेकिन ALU को ये डाटा जो 3 और 4 है कहीं ना कहीं अपने पास रखना था, सेव रखना था टेम्परेरी तौर पे, तो उसने हेल्प ली डाटा रजिस्टर की और एक्यूमुलेटर रजिस्टर की।
तो रजिस्टर्स का काम बेसिकली होता है डाटा को अपने पास टेम्परेरी होल्ड करना ताकि उस डाटा के ऊपर काम हो सके, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर एग्जिस्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे डाटा रजिस्टर था, इसका काम था डाटा को होल्ड करना। फिर हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर था, इसका काम हमारे पास क्या था, डाटा को भी होल्ड करना और उसके रिजल्ट को भी होल्ड करना। इस तरह हमारे पास और भी बहुत टाइप ऑफ रजिस्टर्स होती हैं जिनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर रजिस्टर्स का एक टॉपिक आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, ओके। और जब काम हो जाता है तो रजिस्टर में से डाटा हमारा कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मेन मेमोरी में जैसे हमने भेज दिया था पहले, ओके। तो आई होप रजिस्टर का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमें देखना है कैशे मेमोरी क्या होती है हमारे पास। कैशे मेमोरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, ओके। हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू ने किसी डाटा के ऊपर बार बार काम करना होता है, ठीक है। अब जब उसने किसी डाटा के ऊपर काम करना है तो वो बार बार उसको मेन मेमोरी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। बार बार उसको मेन मेमोरी की तरफ जाना पड़ेगा कि हमें कोई डाटा अगर उसको चाहिए तो, ठीक है। सीपीयू इधर से फिर आएगा मेन मेमोरी की तरफ, अगेन मेन मेमोरी की तरफ आएगा डाटा लेने के लिए। मेन मेमोरी और सीपीयू में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हर बार कोई ना कोई डाटा लेने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी रिजल्ट को सेव करने के लिए उसको मेन मेमोरी की तरफ आना पड़ेगा और टाइम उसका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस काम के लिए सीपीयू के अंदर ही कैशे मेमोरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कैशे मेमोरी मेमोरी होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है। उसका कुछ पोर्शन सीपीयू के साथ अंदर एग्जिस्ट करता है, कुछ पोर्शन मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली किसी डाटा के ऊपर काम कर रहा है, तो वो अपने कैशे में सेव कर लेता है, इस मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है, ठीक। अब सीपीयू को कोई डाटा चाहिए, वो पहले देखेगा क्या कैशे में है, अगर कैशे में है तो वो जल्दी से उस डाटा को ले लेगा और उसके ऊपर काम शुरू कर देगा। तो स्पीड क्या होगी, सीपीयू की तेज हो जाएगी, उसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, उसको मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उसको सीपीयू से बाहर ही नहीं निकलना पड़ेगा और उसको डाटा अवेलेबल हो जाएगा। फिर अगर इसमें कैशे इसमें ना मिले तो वो कैशे के दूसरे लेवल इस वाले लेवल में देखेगा क्या डाटा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ से उसको मिल जाएगा। स्टिल ये जगह हमारे पास मेन मेमोरी के कंपैरेटिवली करीब है, तो अगेन सीपीयू का टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अवेलेबल ना हो देन इन दैट केस सीपीयू आएगा मेन मेमोरी की तरफ और यहाँ से डाटा को फेच करेगा, ओके। तो इससे हमारे पास क्या होता है, कैशे मेमोरी की हेल्प से जो हमारी स्पीड है, सीपीयू का जो टाइम है वो बच जाता है और हमारा काम बहुत स्पीडीली हो जाता है, ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। मैंने बताया था ऐसे कि कैशे का कुछ पार्ट सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है और कुछ पार्ट सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये बहुत फास्ट होती है और ये एक्टिव पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी अपने पास होल्ड करती है। जिस चीज़ के ऊपर काम करना हो, बहुत फ्रीक्वेंटली काम करना हो, सीपीयू जो चीज़ बार बार चाहिए वो अपने कैशे में रख लेता है, ओके। और जब काम खत्म हो जाए तो इस कैशे को क्लियर भी कर देता है। जो लास्ट टॉपिक आज हमने देखना है वो हमने देखना है कि बसेस क्या होती हैं। बस का मैंने एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन आपको दिया कि जिस तरह हमारे नॉर्मल बसेस होती हैं वो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हेल्प करती हैं या फिर इस पॉइंट से वापस, ठीक है, ए बी, ठीक है। हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना हो या फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आना हो तो हम लोग बसेस का इस्तेमाल करते हैं, बसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बसेस को इंटरनल बसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वाली बस जिसका भी हम बात कर रहे हैं वो सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इनसाइड सीपीयू। हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अभी तक हमने जितना स्टडी किया वो सीपीयू के अंदर क्या है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो बस बेसिकली हमें एक सिस्टम यूनिट में एक जगह से सीपीयू में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के हेल्प करती है, ओके।
और बस बेसिकली होती क्या है, कुछ वायर्स होती हैं, पैरेलल वायर्स, ठीक है। एक इस तरह की हमारे पास वायर्स होती हैं, कलर डिफरेंट होते हैं, ओके, जो कि यूज होती हैं डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाने के लिए। और इनको इंटरनल बसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाली बसेस जिनका हम बात कर रहे हैं वो सीपीयू के अंदर होती हैं। अब हमारे पास 3 टाइप की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम है कोई भी एड्रेस होल्ड करना, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को समझाती हूँ। पहले हम देखते हैं कि एड्रेस बस का काम क्या है। एड्रेस बस का काम है अपने पास कोई भी एड्रेस होल्ड करना। मेन मेमोरी है हमारे पास ये, ठीक है। मेन मेमोरी में हमने कोई चीज़ स्टोर करनी है, तो हर पॉइंट की, हर लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस है 30, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे अगर हमने कोई चीज़ होल्ड करनी है तो हमें इस पॉइंट का एड्रेस भी पता होना ज़रूरी है, ओके। तो ये एड्रेस हमारे पास कहाँ स्टोर होता है, एड्रेस बस में। एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई एड्रेस लेके जाना हो तो हम लोग एड्रेस बस में लेके जाते हैं। एक जगह से कोई दूसरी जगह डाटा लेके जाना हो तो हम लोग डाटा बस में लेके जाते हैं। और अगर कोई कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाने हो कि ये काम किया जाए, कोई ऑर्डर देना हो कि ये काम किया जाए, तो हम लोग वो कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल बस में लेके जाते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, जो डाटा है वो सीपीयू की तरफ जा भी रहा है और सीपीयू की तरफ, सॉरी, सीपीयू से वापस भी निकल रहा है, ठीक है। तो डाटा बस जो है हमारे पास डाटा लेके जाती है, सीपीयू की तरफ भी लेके जाती है और सीपीयू से वापस डाटा लेके भी आती है। इसी तरह मेमोरी की तरफ डाटा लेके भी जाती है और मेमोरी से डाटा लेकर भी आती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डाटा लेकर भी जाती है और वहां से वापस लेकर भी आती है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट बस थी, डाटा बस, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट, एड्रेस बस। अब हम सीपीयू को कोई एड्रेस का नहीं बताते, बल्कि सीपीयू हमें बताता है कि कौन सा एड्रेस है, किधर है। सीपीयू हमें ये चीज बताता है। तो डाटा एड्रेस बस एड्रेसेस सिर्फ सीपीयू से लेकर आती है, सीपीयू की तरफ लेके नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू ने हमें ऑर्डर किया कि 30 लोकेशन पे डाटा को सेव कर दो, ठीक है। कोई डाटा है उसको सेव कर दो। तो यहाँ से हमारे पास एड्रेस हमें सीपीयू ने दिया, ठीक है, और उसको हमने एड्रेस बस में सेव कर लिया 30। और डाटा भी कोई दिया, फॉर एग्जांपल डाटा उसने हमें दिया है H, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ठीक है, एड्रेस बस मेमोरी की तरफ जाएगा और यहाँ पे वो 30 लोकेशन उसको पता चल गई, ठीक है, एड्रेस बस की मदद से। और यहाँ से डाटा बस डाटा लेके जाएगी मेमोरी की तरफ और उस लोकेशन पे जाके एज को सेव कर दिया, ठीक है। इसी तरह एड्रेस बस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भी एड्रेस लेके जाती है। और डाटा 2 वे है, डाटा हर तरफ जाता है, सीपीयू से आता भी है, सीपीयू जाता भी है, मेमोरी की तरफ जाता भी है, मेमोरी से आता भी है, इनपुट एंड आउटपुट की तरफ जाता भी है, उधर से आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमने देखना है वो कंट्रोल बस। कंट्रोल बस डाटा बस की तरह सीपीयू की तरफ जाता भी है और सीपीयू से वापस भी आता है, मेमोरी की तरफ जाता भी है और मेमोरी से वापस भी लेकर आती है चीज को, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट की तरफ जाता भी है और इनपुट एंड आउटपुट की से वापस भी लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूट्स बता दिए एक तरह से कि एक बस कौन सी जगह पे हमें लेके जाती है और कौन सी जगह से हमें वापस लेकर आती है, अपने अंदर क्या होल्ड करती है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आज के टॉपिक। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।